demographic condition. Next topic that we are dealing with is demographic condition. सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि डेमोग्राफी होता क्या है। डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक स्टडी मतलब पॉपुलेशन के बारे में जानना, उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। The various detail about the population of British India were first collected through a census of 1881. सेंसस मतलब काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। और सबसे पहले ब्रिटिश ने इंडिया में जो सेंसस शुरू किया था वो 1881 में किया था। यानी कि पॉपुलेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, दैट कम्स अंडर सेंसस। तो सेंसस शुरू हुआ था 1881 में। दो सफरिंग from certain limitation, it revealed the unevenness in India's population growth. हालांकि इसमें कुछ कमी भी था, नो डाउट। इसके बावजूद भी, इसके इन कमियों के बावजूद हम देखते हैं कि ये हमारे पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारा नॉलेज प्रोवाइड करता है। और subsequently every 10 years such census operation was carried out. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. एक तो हमें ये पता, एक और चीज़ हमें जो याद करना है या जानना है कि हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है। मान लो अगर क्वेश्चन आता है कि कितने इंटरवल पे सेंसस होता है, तो यू हैव टू नो दैट 10 ईयर। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि डिफरेंट फेजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहला फेज जो था 1921 से पहले था, जिसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। उस समय डेथ रेट भी बहुत हाई था और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। उसकी वजह से जितने लोग पैदा होते थे और करीब करीब उतने लोग मर जाते थे, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन इतना ज़्यादा फास्ट रेट में ग्रो नहीं होता था। बट आफ्टर 1921 इनफैक्ट इंडिया एंटर इनटू द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वहाँ पे क्या हुआ कि बर्थ रेट जो था वो हाई था और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रेट में बढ़ना शुरू हो गया। सो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन विच ईयर इंडिया एंटर इनटू द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि ओनली आफ्टर 1921 इंडिया एंटर इनटू द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमारा जो 1921 से पहले हम देखते हैं कि उस समय हमारा पॉपुलेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो था उतना हाई नहीं था, नॉर्मल था, कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं था हमें। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो है बहुत फास्ट रेट में ग्रो होना शुरू हो जाता है। एंड देन वी एंटर इनटू द स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। एक्चुअली बर्थ रेट तो हाई रहता है एज इट इज, लेकिन डेथ रेट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। तो इससे हमारा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बट वो आगे की बात है, हम उसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरियस सोशल इंडिकेटर, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वर ऑल्सो नॉट क्वाइट इनकरेजिंग। जो हमने डिटेल सेंसस के थ्रू पता चला, उससे हमारा सोशल इंडिकेटर यानी कि लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया, ये सब चीज़ उतना ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं था। हम देखते हैं एक एक करके। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है कि what were the various social development indicator that we come to know through the census, then you have to write all these indicators in point. सबसे पहला है कि the overall literacy level was less than 16%. Out of this, the female literacy level was at a negligible low of about 7%. देखो लिटरेसी रेट इतना कम था, सिर्फ 16% लोग आउट ऑफ 116 पीपल वर लिटरेट, पढ़े लिखे थे। और फीमेल लिटरेसी देखें तो और भी ज़्यादा डिप्लोरेबल कंडीशन था। फीमेल लिटरेसी जो था वो सिर्फ आपका एज लो एज 7% था, बहुत कम था। तो ये एक जो है हमें पता चलता है सेंसस के थ्रू कि इंडिया का जो लिटरेसी लेवल बहुत ही लो था।
उसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो देखते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना लिटरेसी लेवल के बारे में, और जो कि बहुत लो था, उसमें आपको मेंशन करना है कि इंडिया का लिटरेसी रेट जो था वो 60% था, दैट वाज एक्सट्रीमली लो। एंड अगर हम वुमेन लिटरेसी के बारे में देखते हैं तो वो भी बहुत ही कम था, नियर टू 7%। देखो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, दूसरा पॉइंट है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे लिटरेसी रेट, दूसरा पॉइंट पब्लिक फैसिलिटी लिखेंगे। फैसिलिटी वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट। तो एक तो ये था कि इसमें 2 पॉइंट लिखना है। एक तो ये है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता था, ओनली फ्यू पीपल यूज्ड टू गेट हेल्थ फैसिलिटी, और अगर मिलता भी था तो दैट वाज ऑफ लो क्वालिटी, उतना अच्छा पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी हो गया, डिस्पेंसरी हो गया, डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी हो गया, ये बहुत कम था इंडिया में, और इसकी वजह से लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलता था। दूसरा जो है हमें सेंसस से ये पता चलता है कि इंडिया में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं था। इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे बीमारियां होती थी, चाहे तो वाटर बॉर्न डिजीज हो गया या एयर बॉर्न डिजीज हो गया, इससे बहुत सारे लोग मर जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट मतलब होता है कि कितने आउट ऑफ 1000 कितने लोग मर जाते थे, नंबर ऑफ पीपल हु डाई आउट ऑफ 1000 बर्थ। तो जो भी बहुत हाई था इंडिया में, हाई इन द सेंस कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 per 1000 in contrast to the present infant mortality rate of 63 per 1000। देखो आउट ऑफ 1000 बर्थ, लाइव बर्थ, आई मीन 1 साल से कम के लोग जो थे उनको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं, क्योंकि 218 लोग जो थे दे नेवर यूज्ड टू सी, बच्चे जो थे दे नेवर यूज्ड टू सी देयर फर्स्ट बर्थडे आल्सो, बिफोर दैट दे डाई। सो दिस वाज द कंडीशन। क्यों मरते थे? मेडिकल फैसिलिटी नहीं था। आज जो हमको पता है कि हम बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, बच्चों को टीका वगैरह लगते हैं, इवन बिफोर बर्थ ऑल्सो मदर को, प्रेग्नेंट मदर को ट्रीट किया जाता है प्रॉपर वे में, उनको बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी मिलता है जो उसमें मिलता ही नहीं था, इसकी वजह से मर जाते थे, बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। बहुत क्या यहाँ पे इनफैक्ट हमें नंबर दिया हुआ है कि 218 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ यूज्ड टू डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1। सो दिस इज समथिंग वेरी मिजरेबल कंडीशन। दूसरी बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि हम कितने सालों तक जिंदा रहने का आशा रखते हैं। वैसे तो हर आदमी चाहता है हम बहुत सालों तक जिए, बट यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लोग हैं, 5 लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देखें तो हर, मान लो कि एक जन ने 20 साल जिंदगी जिया, कोई 40 साल जिया, कोई 70 साल जिया, कोई 100 साल जिया, कोई 90 साल जिया, तो इन 5 को हम ऐड करके उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से हमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल जाता है। उसी तरह से हम पूरा कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने जब निकाला था तो बहुत कम था, जो 32 ईयर था, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, इट वाज एज लो एज 32। अब बहुत पहले से बढ़ गया है, 63 हो गया। और इन एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एट दैट टाइम, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening प्रोफाइल ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। दूसरी बात, सबसे लास्ट पॉइंट जो है कि इंडिया का पॉवर्टी, इंडिया बहुत गरीब था उस समय, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा था इंडिया। हमें रिलायबल डेटा नहीं पता है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते थे, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग जो थे गरीब थे, और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी उनका कंडीशन ठीक नहीं था। और इंडिया का जो, अगर मान लो वो लोग गरीब होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो पाएगा, एजुकेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाएगा, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लोगों का नहीं हो पा रहा था। सो दिस इज जो हमारे पास है बुक में डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब होता है क्या है कि आपको पता है कि हर कंट्री में कुछ लोग बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, और ऐसे लोगों को हम वर्किंग पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। जो वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं वो जो होते हैं 15 से लेके 59 ईयर्स के एज तक को लोगों को हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो अब क्या है कि ये जो लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं, मतलब अगर हम इसको इफ़ वी बिकम मोर स्पेसिफिक देन वी कैन से दैट दे वर्क आइदर इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। सो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज known as, or percentage of people who are engaged in primary, secondary और tertiary working population is known as occupation structure। कितने लोग किस किस सेक्टर में लगे हुए हैं उसको हम बोलते हैं occupation structure।
देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हम देख के ये बता सकते हैं कि कंट्री डेवलप है या लेस डेवलप है। जैसे आज हम एग्जांपल ले लेते हैं जापान का या ब्रिटेन का। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 5% लोग जो हैं, 4% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। ज़्यादातर 95% लोग जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए हैं। सो दीज कंट्री आर डेवलप कंट्री। बट अगर हम मान लो कि कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया ले लो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस समय हमारा 70 to 75% लोग जो थे ना, दे वर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, और 10% एंड 15 to 20% लोग जो थे वो इंगेज थे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। सो देखो कितना ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। और जब ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं तो आमतौर पर वो कंट्री लेस डेवलप होता है। और दूसरी बात आपको पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। तो लोग कितना अर्न करते हो, बहुत कम अर्न करते थे, इसलिए उनका कंडीशन जो था तो जो, और ये एक्चुअली इसको हम गलती नहीं बोल सकते। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई कंट्री इज देयर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। बट एज द कंट्री प्रोग्रेसेस फ्रॉम लेस डेवलप टू डेवलप, देन द पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, and this movement of people from primary to secondary and secondary to tertiary is termed as development. आज जापान में ज़्यादा लोग जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए हैं। हो सकता है 100-150 साल पहले वहाँ भी लोग जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम करते होंगे। तो ये हम ब्रिटिश के समय हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जो था वो लेस डेवलप इकोनॉमी का था, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे और कम लोग और कम लोग जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए थे। इसके साथ साथ हमें 2 पॉइंट और यहाँ पे करना है। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। रीजन मतलब होता है एरिया वाइज। हाँ, अब देखो पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग एरिया ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद द कंसेमरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। देखो क्या हुआ ना, कुछ एरिया में, स्पेशली 2 एरिया जो डेवलप थे, इंडिया में बहुत सारे एरिया डेवलप भी थे उस समय, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया। यहाँ पे ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, इकोनॉमिक डोमिनेंस, पॉलिटिकल डोमिनेंस, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखा था। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि प्राइमरी से शिफ्ट होकर सेकेंडरी में चले गए। प्राइमरी से शिफ्ट होकर सेकेंडरी में जाकर वहाँ पे उनको जॉब वगैरह मिल गया या वहाँ पे उनको काम मिल गया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि देयर वाज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी in these region only, especially those region in which there was dominance of British administration, because and moreover there was development of industries also in these region. लेकिन बहुत सारे एरिया में क्या हुआ कि लोग जो हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू प्राइमरी सेक्टर, जिसे वहाँ पे लिखा हुआ देखो, हाउएवर इन, ठीक है, however there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in the state such as Odisha, Rajasthan and Punjab। देखो पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान में लोग तो move from secondary to primary sector। तो this is called regional variation in the occupational structure। हर रीजन में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में जो चेंजेज आया वो सेम नहीं था। कुछ रीजन में जो था उसका ट्रेंड अलग देखा गया है, कुछ रीजन में, कुछ एरिया में उसका ट्रेंड अलग देखा गया है। तो वही ये 2 पॉइंट भी आपको इंक्लूड करना है आंसर लिखने समय कि जो रीजनल वेरिएशन था वो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। कुछ एरिया दैट वाज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लाइक बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा प्रेसिडेंसी, देयर वी सी दैट पीपल मूव्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। बट इन मेनी areas in India, in many states or provinces in India like Odisha, Rajasthan and Punjab, we see that people move from secondary to primary sector. So this is occupation structure. Okay.